वेलकम एवरीवन। हमारे सिलेबस का तीसरा टॉपिक चल रहा है जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले वीडियो में हमने नॉर्मल और बेसिक बातें की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आइए आगे की बातचीत स्टार्ट करते हैं और इसमें पूरे रेस्पिरेशन का सिस्टम के चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, हिंदी में बोलेंगे श्वसन तंत्र, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है अपर पार्ट यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा होगा लोअर पार्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? सबसे पहले नोज और दूसरा फेरिंग्स। दूसरा कौन सा शामिल होगा? फेरिंग्स। पहला नोज और दूसरा फेरिंग्स। लोअर पार्ट में हम देखेंगे लैरिंग्स और क्या होगा आगे? ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकियाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वियोलाई में, अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। और चौथा है हमारा लंग्स। पहले हमने देखा अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। अपर पार्ट में नोज और फेरिंग्स, और लोअर पार्ट में लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियाई और लंग्स। ब्रोंकियाई आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, फिर आगे फाइनली डिवाइड होते हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। और एल्वियोलाई क्या होते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके इन सारे स्ट्रक्चर को हम पहले 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालिए नोज। देखिए, हमारे पास है नोज। देखिए, हमारे जो एक्सटर्नल नोज है उसमें 2 ओपनिंग है। क्या है ये? 2 ओपनिंग है। उसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। जो एक्सटर्नल नोज है उसकी क्या है? 2 ओपनिंग है, जिसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है एयर को एंट्री और एग्जिट करने के लिए। ये एयर को अलाउ करता है एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए। कौन? हमारी जो 2 ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। अगला सब पार्ट में डालिए नसल कैविटी। ये क्या होती है? जो नसल कैविटी होती है वो 2 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट किसके द्वारा? बाई नसल सेप्टम। किसके द्वारा डिवाइड होती है? नसल सेप्टम, ठीक है। तो हमारी नसल कैविटी होती है वो राइट और लेफ्ट 2 चैम्बर में आगे डिवाइड होती है। किसके द्वारा डिवाइड होती है? नसल सेप्टम के द्वारा, ठीक है। अब जो चैम्बर है, ईच चैम्बर कंटेन 3 रीजन। ईच चैम्बर कंटेन 3 रीजन, ठीक है। 3 रीजन। ईच चैम्बर कंटेन 3 रीजन। आइए 1 बाय 1 एक एक रीजन को समझने का प्रयास करते हैं। ये मैं रफ कर देता हूं ऊपर का। पहला रीजन है हमारा लोअर वेस्टिबुलर रीजन।
रीजन क्या काम होता है, इसमें हेयर होते हैं, बाल होते हैं। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। ट्रैप फॉरेन पार्टिकल, जो बड़े बड़े बाहर पार्टिकल, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, वो हेयर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। लेकिन आपने वायु प्रदूषण में, पर्यावरण में पढ़ा होगा, जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इससे जो ऐसे पार्टिकल होते हैं वो यहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाते, इसलिए ये कंसर्न का विषय होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। हम इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में ये पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, यार फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, यानी फिल्टरिंग डिवाइस है ये। क्या है, फिल्टर करता है, किसको, फिल्टर, एयर को। एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। कौन सा, लोअर वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है। दूसरा हमारा है मिडल रेस्पिरेटरी रीजन। इसका काम क्या है, इसका काम यह है एयर को वार्म करना, जो उसमें नमी है उसको सोखना और एयर को क्या करना, वार्म करना, यानी ये वार्मिंग यूनिट है। क्या है ये, वार्मिंग यूनिट है, वार्मिंग यूनिट है। इसका काम क्या है, एयर को वार्म करना और उसमें जो नमी है उसको सोख लेना, ठीक है। तीसरा हमारा है अपर ऑल्फैक्टरी रीजन, अपर ऑल्फैक्टरी रीजन। इसका काम क्या है, इसमें एक ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन। इसमें क्या पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन, जिसके कारण क्या होते हैं, हमें स्मेल आती है, सेंस ऑफ स्मेल। क्या आती है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है, बॉउमन ग्लैंड्स, बॉउमन ग्लैंड्स। इसमें यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसमें क्या होता है, बॉउमन ग्लैंड्स। आपने बॉउमन कैप्सूल्स के बारे में भी सुना होगा, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं उसमें जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉउमन कैप्सूल भी होता है। बॉउमन एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यहाँ पे क्या होती है, बॉउमन ग्लैंड्स होती है, एक बॉउमन मेम्ब्रेन भी होती है जो कॉर्निया में होती है, ठीक है। बॉउमन ग्लैंड्स ये क्या करती है, सीक्रेट म्यूकस, आपने अपनी नाक पहना देखा होगा, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस। कौन, बॉउमन्स ग्लैंड। एक बॉउमन कैप्सूल भी होता है, वो कहाँ होता है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में होता है। एक बॉउमन मेम्ब्रेन भी होती है जो कॉर्निया में होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बॉउमन्स ग्लैंड्स, जो क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। ये हमारे जो क्या है, 3 रीजन है किसके, हमारे नेसल कैविटी में के, ठीक है। अब आप नोज से आगे बढ़ेंगे तो आप ये, अगर आपने मुंह खोलेंगे तो आपको एक लटकता हुआ दिखाई देगा स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं योला। क्या बोलते हैं, योला, जो आपको लटकता हुआ दिखाई देगा। इसका काम क्या है, जब खाना मुंह से बाहर आता है तो वह उसे नाक में जाने से रोकता है। कौन, योला, ठीक है। उसके बाद ये होता है नोज का स्ट्रक्चर पूरा। अगला देखते हैं फेरिंग्स। अगला स्ट्रक्चर है हमारा, अगला स्ट्रक्चर है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स ये कॉमन पैसेज होता है। किसका कॉमन पैसेज होता है, दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फूड और एयर का ये कॉमन पैसेज होता है। ये देखते हैं कैसे, देखिए ये होता है ऐसे, देखिए यहाँ से खाना एंट्री करता है और यहाँ से एयर एंट्री करती है। तो ये क्या है, इसका कॉमन पैसेज है। आगे जो हमारा भोजन है आगे किस में जाता है, इधर 2 ट्यूब डिवाइडेड हैं। ये है ट्रैकिया, विंड पाइप। आगे क्या है, विंड पाइप। आगे की तरफ क्या है, विंड पाइप। तो एयर जाएगा, एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। और जो हमारा खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में।
हमने पहले ही यूनिट में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे क्या होती है, ग्रास नली या ईसोफेगस। तो ये क्या है, फेरिंग्स है, जो क्या है कॉमन पैसेज है किसका, एयर का और फूड का। आगे किस में डिवाइड होता है, ये दो आगे आपकी ट्यूब है, ईसोफेगस और ट्रैकिया। एयर कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में, और खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ठीक है, तो फेरिंग्स का है कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। ये 3 भागों में आगे डिवाइड होता है, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है वैसे। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, इतना डिटेल में अभी जानने की ज़रूरत है नहीं, पर इतना जान लीजिए फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, एयर और फूड के लिए। ठीक है, और अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं लैरिंग्स। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं लैरिंग्स। इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या काम है इसका, इसका काम है, फंक्शन क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करना। फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड को क्या है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, साइज क्या होता है इसका, अगर मैं साइज बात करूं तो मेल में ये 20 mm की होती है, 20 mm की, और फीमेल में क्या साइज होता है, फीमेल में होता है 15 mm। देखिए फीमेल में जो साइज क्या होता है, छोटा होता है, जिसके कारण फीमेल की पिच क्या होती है, हाई होती है। फिजिक्स में जब हम साउंड या ध्वनि चैप्टर पढ़ते हैं तो साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पिच के बारे में जानते हैं। फीमेल की क्या होती है, पिच हाई होती है। इस पिच के हाई के कारण फीमेल की जो आवाज़ होती है वो पतली और मधुर होती है। जैसे आपने मच्छरों की भिनभिनाहट सुनी होगी तो उसकी पिच हाई होती है, और जो शेर की दहाड़ होती है उसकी पिच लो होती है। इस प्रकार मेल की जो पिच होती है लो होती है और फीमेल की पिच क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 9 कार्टिलेज होती हैं। लैरिंक्स में जो होती है 9 कार्टिलेज का बना होता है। इसमें कितनी नक होती है, 9 कार्टिलेज होती हैं। क्या होती हैं, 9 कार्टिलेज। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका ट्रैकिया, पूरी जो विंड पाइप है ये ट्रैकिया है, और यहाँ पे क्या है, लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। और ये क्या है, एपिग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिस। ये क्या है, लैरिंग्स, और ये क्या है, ट्रैकिया है। ठीक है, तो इसमें 9 कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें सबसे बड़ी कार्टिलेज क्या कहलाती है, जो सबसे बड़ी कार्टिलेज है उसको बोलते हैं, सबसे बड़ी कार्टिलेज क्या कहलाती है, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। आपने ये बाहर देखा होगा, यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। इस थायराइड कार्टिलेज को भी क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज सबसे बड़ी कार्टिलेज कौन सी होती है, थायराइड कार्टिलेज, और इसी को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स। क्या काम है, साउंड को प्रोड्यूस करना। साइज मेल में 20 mm और फीमेल में 15 mm होता है। इसी कारण फीमेल की जो पिच होती है वो हाई होती है। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। एक होता है इसमें एपिग्लॉटिक्स। एपिग्लॉटिस क्या होता है, लिड होती है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, लिड होती है, एक ढक्कन होता है जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। क्या करता है, खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कौन, एपिग्लॉटिस। ये एक लिड होती है, एक ढक्कन होता है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, ट्रैकिया। अगला स्ट्रक्चर है हमारा ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ये देखिए, ये क्या है, ट्रैकिया है। ये क्या करता है, जो हमारे लैरिंग्स को किससे जोड़ता है, लंग्स से। जो हवा होती है वो आगे माध्यम से, ट्रैकिया के माध्यम से कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, लंग्स में। आप ये देखेंगे सी शेप,
इसको बोलते हैं सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज, सी शेप कार्टिलेज। इसका काम क्या होता है, ये 16 से लगभग 16 से 20 होती हैं, 16 से 20 सी शेप कार्टिलेज होती है। पहला काम होता है इसको, एक तो ट्रैकिया को मजबूती प्रदान करती है, ट्रैकिया को मजबूती प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। दूसरा, इस विंड पाइप या ट्रैकिया के पीछे ईसोफेगस होता है। ये देखिए ये ट्रैकिया है और इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस है, ठीक है। और ये आगे क्या है, विंड पाइप या ट्रैकिया है। तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या ईसोफेगस क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो जब ये एक्सपैंड होता है तो ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या खोलता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। कौन, सी शेप कार्टिलेज बचाता है, ठीक है। अब आगे आप ये देखेंगे, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये ट्रैकिया है और ये आगे डिवाइड होता है ब्रोंकियाई में। अब यहाँ पे जहाँ पे ट्रैकिया और ब्रोंकियाई की जो एंट्री है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ट्रैकिया और ब्रोंकियाई की एंट्री पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं, कैरिना, कैरिना। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है जो किसके लिए उत्तरदायी है, कफ रिफ्लेक्स, कफ रिफ्लेक्स के लिए उत्तरदायी है। कौन, कैरिना। यहाँ पे एक रिज पाई जाती है, कहाँ पे, ये जो आपने देख रहे हैं ये है ब्रोंकियाई, और ब्रोंकियाई पे यहाँ पे एक रिज टाइप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कैरिना। और कैरिना क्या है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है जो किसके लिए उत्तरदायी होता है, कफ रिफ्लेक्स के लिए उत्तरदायी होता है। तो ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप है जो क्या करते हैं, एयर को कहाँ पहुँचाती है, लंग्स के अंदर पहुँचाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोंकियाई। अगला स्ट्रक्चर है हमारा ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई। देखिए यह हमारा ट्रैकिया है, यह हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये सी शेप कार्टिलेज है, और यहाँ पे ये दो भागों में डिवाइड होता है। आगे जो ट्रैकिया है आगे दो भागों में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट और इसको बोलते हैं राइट। ये थोड़ा छोटा होता है, इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ये छोटा और चौड़ा होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है थोड़ा लंबा और पतला होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रोंकियाई। अब ब्रोंकियाई फर्दर आगे डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, और फाइनली 23 बार डिवाइड होता है, और 24वां होता है एल्वियोलाई। आइए देखते हैं ब्रोंकियाई किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल्स में, और ये फर्दर डिवाइड होते हैं, और फाइनली जो प्रोडक्ट होता है हमारा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये मैं रफ कर देता हूं। ये ब्रोंकियाई है, ब्रोंकियाई आगे फर्दर डिवाइड होगा कई ब्रांचों में, जिसको बोलते हैं, ये फर्दर डिवाइड होगा कई ब्रांचों में, और फाइनली जो बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। सबसे बेसिक यूनिट होती है किसकी, लंग्स की। क्या होती है, सबसे बेसिक यूनिट होती है, और यहीं पे गैस एक्सचेंज होती है। यहाँ पे क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है। यहीं पे क्या होती है, गैस एक्सचेंज होती है। कहाँ पे, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, और क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। किसकी बेसिक यूनिट होती है, लंग्स की। तो ब्रोंकियाई किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकियोल्स में, और फर्दर 23 बार ये डिवाइड होता है, और 24वें बार में क्या होता है, एल्वियोलाई। जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे गैस क्या होती है, एक्सचेंज होती है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं लंग्स का। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं लंग्स। क्या स्ट्रक्चर है,
लंग्स। लंग्स क्या होता है? पिंक कलर का बताया जाता है, पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का। और इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है इसमें? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें एक ये मेम्ब्रेन होती है इसको कवर करती हुई, जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो हमने हार्ट में भी देखा था, तो उसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है कवर करती हुई, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और यहाँ पे कौन सी होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है? लंग्स को कवर करती है। और इसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। क्या काम होता है? फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना। और इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई, जहाँ पे क्या होता है? गैस एक्सचेंज होती है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको उसको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एल्वियोलाई है, ठीक है, ये हमारी, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लड है, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन इन ब्लड सेल्स में चली जाएगी और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलाई में चली जाएगी। किसके कारण जाती है? पार्शियल प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस के कारण। किसके कारण होती है? प्रेशर डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहाँ चली जाएगी? ब्लड सेल में चली जाएगी। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की बेसिक यूनिट होती है और यहीं पे गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, नोज से लेकर एल्वियोलाई या लंग्स तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। अगला हेडिंग डालिए, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, 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 और दूसरा होता है एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें हम सांस अंदर लेंगे, सांस अंदर लेंगे, और इसमें क्या करेंगे? सांस बाहर निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे? सांस बाहर निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर निकालेंगे। पहला प्रोसेस देखते हैं, इनहेलेशन। पहला प्रोसेस हम देखते हैं इनहेलेशन। पहला प्रोसेस है इनहेलेशन। इसमें क्या करेंगे? सांस को हम अंदर लेंगे। देखिए, जब हम सांस नहीं लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लंग्स के अंदर के प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। इनसाइड प्रेशर के बराबर होता है, इनसाइड प्रेशर के बराबर होता है। और कितना होता है? 760 mmHg। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर के प्रेशर के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है? सांस को अंदर लेके जाना है। तो सांस अंदर कब जाएगी? हम जानते हैं कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है। तो अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अंदर का प्रेशर कम होने के लिए क्या होता है? जो हमारा डायफ्राम होता है, जैसे हमने देखा था, ये हमने देखा था, ये क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये क्या है? थोरैसिक कैविटी होती है, और इसके नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी होती है। ये फ्लोर का काम करता है। ये क्या होता है? डायफ्राम। ये क्या होता है? डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या करता है? इनसाइड लो प्रेशर के लिए ये थोड़ा डाउनवर्ड मूव करता है। कहाँ मूव करता है? डाउनवर्ड मूव करता है। कैसे मूव करता है? पहले डायफ्राम ऐसे था, अब ये डाउनवर्ड मूव करके इधर आ जाता है। डाउनवर्ड मूव करके इधर आ जाता है। डायफ्राम क्या करता है? डाउनवर्ड मूव करता है। डाउनवर्ड मूव करने के कारण क्या होता है? इसका एरिया क्या हो जाता है? एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि हम फिजिक्स में जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हम फार्मूला जाते हैं P = F/A। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट मान लें तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया A, ठीक है। जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लगभग कितना हो जाता है? 758 mmHg।
तो अंदर का प्रेशर लो हो जाता है, बाहर का प्रेशर 760 होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करती है और हम सांस अंदर ले जाते हैं। तो कितनी सांस अंदर ले पाते हैं? 500 ml। कितनी ले पाते हैं हम? एयर 500 ml एयर अंदर ले जाते हैं, जिसको ही क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं जिसको? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इतनी एयर हम एक बार में अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये तो हम नॉर्मल ले जाए। अगर हम फोर्सफुली एयर अंदर लेके जाएं तो मैक्सिमम 2.3 लीटर गैस, 2.3 लीटर एयर, 2.3 लीटर एयर हम मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं फोर्सफुली, ठीक है। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मली हम कितनी एयर अंदर ले सकते हैं? 500 ml, जिसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगर हम फोर्सफुली बात करें तो हम कितनी ले सकते हैं? 2.3 लीटर मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब एक्सहेलेशन ये होता है इनहेलेशन प्रोसेस। एक्सहेलेशन में क्या होता है? देखिए, एक्सहेलेशन में क्या होता है? अब जो डायफ्राम नीचे गया है, अब वो रिलैक्सेशन में क्या होगा? ऊपर आएगा। पहले क्या हुआ था? डायफ्राम नीचे गया था, अब डायफ्राम रिलैक्सेशन में ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, लगभग कितना हो जाता है? 762 mmHg। तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो एयर क्या हो जाती है? बाहर से अंदर से बाहर चली जाती है। एयर क्या होती है? अंदर से बाहर चली जाती है और हमारी सांस, हमारी एयर जो होती है, हम एक्सहेल करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ एयर निकल जाती है। किस प्रोसेस में? एक्सहेलेशन में। इसमें जो डायफ्राम है वो मूव करता है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। ये जो हमारा था प्रोसेस पल्मोनरी वेंटिलेशन में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आगे आने वाले वीडियो में हम सारे वॉल्यूम पढ़ेंगे, सारे रेस्पिरेटरी रिजर्व पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड डिजीजेस पढ़ेंगे और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।